नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, अब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रियासत तेलंगाना में 116 बल्दियात और 7 कारपोरेशन के इंतखाबात हो रहे हैं। और आपने देखा कि आज 7 बजे सुबह से रायदही का आगाज़ हुआ और 5 बजे जो आखिरी इत्तलात मिलने तक रायदही का सिलसिला जारी था। वैसे भी सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक रायदही का वक्त दिया गया था, लेकिन आपने देखा कि कई मुकामात पर यह कहा गया है कि कांग्रेस और बीआरएस और कांग्रेस और बीजेपी के अरकान के दरमियान हाथापाई भी हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। और बोधन में कहा जाता है कि मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीआरएस कायदीन के दरमियान झड़पें हुई है, नारेबाजी भी की गई है। बहरहाल नाज़रीन, ये जहाँ तक इनके फीसद का सवाल है, अब तक हम जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे उस वक्त तो फीसद नहीं आया, लेकिन 1 बजे तक जो रायदही का फीसद बयान किया गया है वो 51% बताया गया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि निज़ामाबाद, करीमनगर जैसे जो अजला हैं उसमें ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा यानी बहुत तनाव देखा गया, बहुत कशीदगी देखी गई। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पिछले बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीआरएस ने इत्तेहाद किया था। आपकी मरतबा ऐसा लगता है कि करीमनगर हो या फिर निज़ामाबाद हो, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद किया जाएगा। और आपको ये बता दूं कि आज तो रायदही हुई है, लेकिन 13 फरवरी को यानी डे आफ्टर टुमारो ये जो नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि किस तरह के हालात में बल्दी इंतखाबात हो रहे हैं। और वैसे भी जहाँ तक बल्दी इंतखाबात का सवाल है तो ये कहा जा रहा है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर यानी कारकुनों में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई हैं। ख़ास तौर पर महमूदाबाद आप देखेंगे, महबूबाबाद है, निज़ामाबाद है, मेदक और ज़िले रंगारेड्डी में कई मुकामात पर इस तरह के वाक़यात की इत्तला मिली है और बहसीत मुजमई पुरअमन रायदही हुई है। लेकिन नाज़रीन, अब देखना यह है कि जैसा कि खुद रेवंत रेड्डी हुकूमत ने और रेवंत रेड्डी ने और उनके कांग्रेसी कायदीन ने दावा किया है कि 90% जो नशिस्तें हैं उस पर कांग्रेस कब्जा करेगी। अब देखना यह है कि क्या ये हकीकत में ऐसा ही होगा या फिर बीआरएस जिस अंदाज में अपने वर्कर्स को उसने चौकस कर दिया था, या फिर बीजेपी जो पुरजोश नारे लगा रही थी, हद तो यह है कि फ़िरका परस्त नारे लगाते हुए यानी हिंदू मुस्लिम करते हुए, इंडिया पाकिस्तान करते हुए सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, उससे फ़ायदा होगा, ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल हम चलते हैं सिद्दीक़ साहब से और पूछते हैं कि सिद्दीक़ साहब, इन नताइज का क्या होगा? साहब, ये हम रुझान को हम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, यानी टिल लास्ट मोमेंट तक पब्लिक का जो रुझान क्या होता है, किस पार्टी की जानिब, हम बिल्कुल अनसर्टन होता है, गैर यकीनी होता है। यानी हम सोचते कुछ होता कुछ और है जी, तो ये बोल नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जरूर है कि जो फ्रीबीज हैं जो ये लोग बांटते हैं उसका भी असर अच्छा खासा होता है। मुफ्त में जो चीज़ें देते हैं ना, तो उसके तरफ भी राग़िब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे गिफ्ट लोग देते हैं, कैश भी देते हैं, शराब भी देते हैं, शराब और हर चीज़ जाती है। तो वो भी जो है ना एकदम टर्निंग पॉइंट होता है जो है ना रिजल्ट्स का। तो बोल नहीं सकते कि किसको गए हैं क्या है जो है ना, लेकिन अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो इन्हें मतलब उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है कि प्रोग्रेस क्या करें, क्या है वो पब्लिक बता देगी वहाँ पे जाना। जी जी जी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बल्दियात का सवाल है, GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तकसीम करने की हुकूमत ने बात की थी। पहले तो आप देखेंगे कि गुज़िश्ता साल तकरीबन अतराफ अकनाफ के जो 27 बल्दियात थे उसे GHMC में ज़म करते हुए 650 मुरबा किलोमीटर तक जो उसका दायरा था उसे बढ़ाकर 2053 किलोमीटर तक कर दिया गया था। फिर उसके बाद हुकूमत ने अचानक ऐलान किया कि हम GHMC के साथ साथ मज़ीद 2 बल्दियात को तख्लीक करेंगे या 2 बल्दियात की तश्कील अमल में लाएंगे, यानी रीऑर्गेनाइज्ड करेंगे GHMC को। तो आपने देखा कि हुकूमत ने आज एक इलामिया जारी किया, हुक्म नंबर 55 के तहत आपको बता दूं कि ये जो 3 बल्दियात की बल्दी कारपोरेशन में तकसीम कर दिया गया है GHMC को। एक तो GHMC अजीम तर हैदराबाद बल्दी कारपोरेशन, दूसरा जो है वो CMC यानी सैयदाबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन, और तीसरा है मलकाजगिरी म्यूनसिपल कारपोरेशन है MMC। तो बहरहाल अब ये 3 बल्दियात होंगे। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक GHMC के कमिश्नर का सवाल है, RV कर्णन कमिश्नर GHMC बरकरार रहेंगे, जबकि स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना के एक बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली समझे जाने वाले IAS ऑफिसर जयेश रंजन को स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन,
ये बल्दिया की जो तकसीम अमल में लाई गई है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अब हर बल्दिया 100 वार्ड पर मुश्तमिल होंगे, यानी GHMC में 100 वार्ड, फिर आप देखेंगे साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 वार्ड, फिर मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 वार्ड। इसके अलावा आपको बता दूं कि जहां तक आर्डर नंबर 55 यानी हुक्मनामा नंबर 55 का सवाल है, उसके तहत श्रीलिंगमपल्ली एक है, दूसरा कोकटपल्ली और कुतबुल्लापुर, ये जो है ये साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चले जाएंगे ये इलाके। जबकि हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि शमशाबाद हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किया जाएगा, राजेंद्र नगर है, गोलकुंडा है, चारमीनार, खैरताबाद, ये GHMC की लिमिट में रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद फ़ायदा किसका होगा? कांग्रेस का फ़ायदा होगा या BRS का फ़ायदा होगा या मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का फ़ायदा होगा या फिर BJP का फ़ायदा होगा? ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल बोल नहीं सकते रिया साहब, क्योंकि अब ये फर्स्ट टाइम रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ना ये, हाँ, तो किसका ट्रेंड क्या रहता है हम बोल नहीं सकते। इन्हें मतलब है कि इन्हें एक दूसरे वर्ड्स में क्या है कि पहले जो मतलब जो हुआ बंदी होती थी उसको जो है ना बिल्कुल मुंतशिर कर दिया गया है। फर्ज कीजिए एक एरिया जो है ना MIM का होता था, लेकिन अब उसको तोड़ के जो है ना दूसरे में मिला दिया गया है। हदबंदी जो इन्हें उसको की गई है, तो उससे ज़रूर असर पड़ेगा। इन्हें पिछले अगर रिजल्ट का देखेंगे तो ये हदबंदी से भी जो है ना काफ़ी असर पड़ सकता है इससे जो है ना। वो सोच के जो है ना ये लोग बनाए हैं 3 जो है ना। और वैसे हैदराबाद बहुत बढ़ गया है, बहुत इसकी साइज हजम के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो लिहाजा इसको जो है ना 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया GHMC को। और ज़रूरी भी था वो, क्योंकि वरना इन्हें आप अगर सेंट्रलाइज रखेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम होगा रियाज साहब। डिसेंट्रलाइज करके इसको अपनी अपनी जगह सबको जो है ना एम्पावर कर दिया गया है, तो इससे जो है ना फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। और हर चीज़ के रेट भी बढ़ जाएंगे, ज़मीनात के रेट बढ़ जाएंगे, करेंगे तो बहुत सारे फ़र्क पड़ेगा इसका जो ना। और मेरे ख्याल से अभी इसकी डेट नहीं है ना रिया साहब इसकी, तो जी अभी नहीं है मेरे ख्याल से आएंगे मेरे ख्याल से। वैसे भी 10 आप देखेंगे कि जहाँ तक 10 यानी GHMC का सवाल है, 10 फरवरी को इसकी मियाद खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। और ऐसे में स्पेशल ऑफिसर है जो कमिश्नर GHMC है मिस्टर कन्नन, वो इसके इंतजाम संभालेंगे, इसके जो मैनेज करेंगे वो। जी बिल्कुल जो है ना। तो जयेश रंजन का भी रोल है ना इसमें। जी बिल्कुल। तो ये लोग मिलके जो है ना फिर से जो है ना ये लोग इन्हें उसको पूरा कंप्लीट रीऑर्गेनाइज करे बाद से जब ऐलान करेंगे किसी डेट का, लोग मैं ख्याल से जो है ना, मतलब अभी इंतजामी इन्हें चेंजेस अभी जारी हैं, तो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद जब भी एक फाइनल मेरे ख्याल से डेट का ये लोग ऐलान करेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। हाँ, जैसा कि मैंने बताया नाज़रीन कि RV कन्नन जो है वो कमिश्नर GHMC बरकरार रहेंगे, जबकि एडिशनल कमिश्नर GHMC के मिस्टर आप देखेंगे कि जी श्रीजना को इजाफी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कमिश्नर बनाया गया है साइबराबाद का। और फिर T विनय कृष्णा जो है रेड्डी, उन्हें मलकाजगिरी बल्दिया का कॉर्पोरेशन का कमिश्नर बनाया गया है। जी तो साइबराबाद का कौन है रिया साहब? साइबराबाद का नाम है जी श्रीजाना साइबराबाद के लिए बनाया गया उनको जो है ना। तो अब ये मतलब ये IPS ऑफिसर्स है, IAS ऑफिसर्स है पूरे जो है ना। ये तो ज़रूरी था, कैसा भी जो है ना दिनों से ये तकाजा था कि इसको जो है ना स्प्लिट करके 3 यूनिट्स में तकसीम करना बहुत ज़रूरी था। तो लिहाजा मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही फिर कोई गवर्नमेंट ऐलान कर सकती है कि कब इलेक्शन इसके होने वाले हैं जाना। जी तो इसके बारे में जो है ना फिर हैदराबाद में भी काफ़ी मसरूफियत बढ़ जाएंगी और बहुत सारी चेंजेस भी आएंगी जो है ना इसके बारे में। ये बात तो सही है, लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बल्दिया का सवाल है, बल्दिया का काम ये होता है कि वो शहर को साफ यानी साफ शफाफ रखे और जो उनके बल्दी ज़रूरियात होते हैं शहरियों के वो उसकी तकमील करें। अब देखना यह है कि GHMC को तकसीम हो गई है, 3 बल्दियात में कॉरपोरेशन में उसे तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर जो सियासी ताकत है वो भी तकसीम हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल जो है ना ये हुआ है। और अब ये देखना है रियाज साहब, ठीक है आप तो उसको रीऑर्गेनाइज तो कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, तकसीम कर दिए, लेकिन अभी भी जो है ना जो इन्हें जो ज़रूरियात हैं बल्दिया की तहत जो है ना अंडर में जिस किस्म का नज़्म नस्ख है और जिस किस्म के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते या नहीं उसके बारे में अभी भी श्योर नहीं है। क्योंकि देख रहे हैं आप शहर का जो हाल है, कितने मसाइल है शहर में जो है ना, साफ़ सफाई का जो मसला है, रोड है, ट्रैफिक्स हैं, ऐसे कई मसाइल हैं। तो इसके लिए हुकूमत के पास क्या ठोस तजावीज़ हैं, क्या है मेरे समझ से बाहर है। यानी हुकूमत के पास इसके लिए क्या तजावीज़ हैं? यानी दिन ब दिन जो है ना ट्रैफिक बढ़ते आ रही, रोडों का वही हाल है, कचरा का वही प्रॉब्लम्स है, बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं, मच्छर है, कई जो है ना मसाइल से दो चार इसको हैदराबाद। तो इससे जो है ना हुकूमत के पास क्या है प्लानिंग प्रोग्राम, मेरे समझ में नहीं आता रहा साहब इसके लिए जो है ना पूरा। जी
वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं और ये आलमी सतह पर ये ख़बर अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है और आपको बता दूं कि इसराइल की दरिंदगी किस तरह के हालात फ़लस्तीनियों के लिए पैदा करी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसराइल की मदद अमेरिका ने की और यूरोपीय ममालिक ने की और 70,000 से ज़्यादा यानी तकरीबन 75,000 के करीब फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। उसमें ख़वातीन हैं, मासूम बच्चे हैं और आपको ये बता दूँ कि एक ही ख़ानदान के 15 से लेकर 60 अफराद भी इसमें शामिल हैं और इन्होंने जिस तरह जाम शहादत नोश किया उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका ने इसराइल को बम सप्लाई किए, अमेरिका ने इसराइल को बम सप्लाई किया और हिंदुस्तान ने इसराइल को ड्रोन सप्लाई किए और इसराइल ने जिस अंदाज में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया है, मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में इस तरह के बदतरीन वाक़यात बहुत ही कम दिखाई दिए होंगे। और याद रखिए आज दुनिया जिस तबाही की बर्बादी की तरफ जा रही है उस तबाही बर्बादी को इसराइल और अमेरिका यकीनी बनाएंगे, ऐसा लगता है मुझे, और दुनिया तबाही बर्बादी का शिकार हो जाएगी। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस तरह फ़लस्तीनियों पर ख़तरनाक हथियार, मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, तारीख में, इंसानी तारीख में नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इराक में सद्दाम हुसैन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने मास डिस्ट्रक्शन के हथियार तैयार किए हैं और झूठ की बुनियाद पर, फरेब की बुनियाद पर, मक्कारी की बुनियाद पर इराक को निशाना बनाया। बाद में आपने देखा कि अमेरिका ने और बरतानिया ने इस झूठ को तस्लीम किया और कहा कि हमने झूठ बोला है। टोनी ब्लेयर सबसे बड़ा झूठा निकला था और उसने भी कह दिया कि मैंने झूठ कहा था। तो इसराइल को तब यानी इसराइल को तक़वियत पहुंचाने, इराक को तबाह करने, सद्दाम को इख्तिदार से हटाने के लिए मैंने झूठ बोला था। उस बड़े झूठे को दुनिया के सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा फरेबी है और उसे आपको बता दूं कि गजा का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें इसे शामिल किया गया है झूठे को। तो आप अंदाजा कीजिए किस तरह इख्तिदार के लिए ये लोग कैसे कर रहे हैं, गजा को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। और गजा में जो शहीद हुए हैं 73 से लेकर 75,000 फ़लस्तीनी, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है और इसराइल जिम्मेदार है, यूरोपीय यूनियन जिम्मेदार है। आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह गजा में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया गया, किस तरह तजुर्बात किए गए, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और यूरोप के सप्लाई करदा यानी सरबराह करदा बमों, थर्मोबैरिक ये बम है, ये बम ऐसे बम होते हैं, इसका जो आपको बता दूं 3500 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत होता है, इसका टेम्परेचर होता है। अगर इसकी जद में कोई आता है तो इंसान तहलील हो जाता है, बिल्कुल राख हो जाता है, उसका गोश्त, उसकी हड्डियां कुछ बाकी नहीं रहता, उसका वजूद बाकी नहीं रहता और वो हवा में तहलील हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि इसराइल ने अमेरिका और यानी यूरोप के फराहम करदा थर्मोबैरिक बम इस्तेमाल किए फ़लस्तीनियों के खिलाफ। और आपको ये बता दूं कि कम अज कम 3,000 फ़लस्तीनी इस बम की जद में आने की वजह से हवा में तहलील होकर रख गए, यानी उनकी कोई डेड बॉडी नहीं मिली, उनके हड्डियां नहीं मिले, उनके जिस्म के कोई टुकड़े नहीं मिले, बल्कि राख बन गए, हवा में तहलील हो गए। ये इंतहाई खतरनाक बात है। तो क्या इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा कार्रवाई नहीं कर सकता, जबकि इराक के खिलाफ कार्रवाई की गई? तो इसका मतलब यह है कि जानबूझकर मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को, आलम अरब को निशाना बना रहे हैं। आज अरबों को और आलम इस्लाम को ये सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे दोस्त हो सकते हैं। कभी नहीं। ये लोग जो है ना इतना सब तबाह बर्बाद करके ये बैठा हुआ है कि बोर्ड फीस बना रहा है, जो है ना मेरे समझ से बाहर है। 1 साल तक तो, जो 2 साल तक जो है ना तू तबाही देखता रहा, फिर अब बना रहा है कि बोर्ड ऑफ फीस क्या है? मतलब पहले तबाह करो, फिर उसके बाद जो है ना रिकंस्ट्रक्शन करो और उसको खुली छूट। इतनी सिफाकाना हरकतें बताइए आप। उन्हें जो ऐसे हथियार यूज़ किया है जो इन्हें, मतलब आप जिसका इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी जो है ना इन्हें इंसानियत से गिरी हुई हरकतें किया है जो है ना। और बात करें कि इनका मालूम है ना, बात करें कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के बारे में, ये भी है ना, तो ये भी उसी में, उससे खतरनाक है ये तो। कुछ भी नहीं है, मिला कुछ भी नहीं, मारे खत्म कर दिए, वहां मिला कुछ भी नहीं। क्या बोले? तो 3,000 फ़लस्तीनी तहलील हो गए हवा में। तो बताइए आप कितनी जो है ना, मतलब एक दर्दनाक मौत हुई उनके अंदर लगाइए जो है ना कि किसी को जो है ना, मतलब इन्हें कोई एक लफ्ज नहीं है ना यूरोप अमेरिका की तरफ से, यूएनओ तो खैर बेकारी है। तो बताइए खाली तमाशा देखते रही। अरे मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं भाई? आवाज तो उठाना चाहिए, कम से कम अपने अल्लाह के लिए, अपने रसूल के लिए आवाज उठाना चाहिए। अरे ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, फरेब तुम्हारे साथ कर रहे हैं और तुम खामोश है। बिल्कुल बराबर जो है ना ये लोग, इन्हें इनका मतलब एक ज़मीर इनका जो है ना कैसा इनको मलामत नहीं करता पता नहीं। कम से कम स्टेटमेंट तो दीजिए, बताइए कि तुम लोग गलत कर रही है, क्या किए जो है ना। आप देखिए डिफेंड तो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम आप जबानी बयान तो दीजिए कि भाई अरे मुंह से खिलाफ बोलना भी जिहाद है। बिल्कुल, बहुत यानी इसकी अहमियत है इस्लाम में। लेकिन ये लोग इससे आ रही हैं, बिल्कुल इनको कुछ भी एहसास नहीं है
चाहे अपना भाई कटता मरता कुछ भी होता, इनको कोई एहसास निदामत ही खत्म हो गया जो है ना पूरा। अरे भाई आप अंदाजा कीजिए सिद्दीक साहब, थर्मोबेरिक जो बम होता है ये बहुत ही खतरनाक कीमियाई बम होता है, और इसमें आप देखिए जो दर्जे हरारत होता है, अगर आप गर्मी ज्यादा हो जाती है 40 क्रॉस कर लेती है सेंटीग्रेड तो आप परेशान हो जाते हैं। इसका जो दर्जे हरारत है ये बम का, आपको बता दूं 3500 सेंटीग्रेड है ये टेम्परेचर इसका। अब उसकी जद में जब आता है वो फटता है तो इंसान हवा में तहलील हो जाते हैं, ना उनकी हड्डियां बाकी रहती हैं, ना गोश्त बाकी रहता है, ना उनका वजूद बाकी रहता है। और इस खतर तबाही और बर्बादी और इंसानियत के खिलाफ मजालिम के बावजूद क्या अमेरिका को शर्म आ रही है, ना यूरोपीय यूनियन को शर्म आ रही है। और ये तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है इजराइल, इंसानियत के खिलाफ एक धब्बा है इंसानियत पर, बिल्कुल जो है ना। और अच्छा वही यूरोप अब जो है ना चीख पुकार कर रहा है खाली आपके उसके टैक्स के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर चीख पुकार कर रहा है। तो ठीक है, फिर वो तो तुम्हारा हलीफ है ना, फिर अमेरिका का हलीफ है, तो फिर बोलो ट्रंप को बोलो, फिर तुम लोग जो है ना क्यों परेशान था, नेटो क्यों परेशान था, इतना साथ दिए तुम लोग अमेरिका का उस टाइम पे, सब मिलके हथियार सप्लाई करके उसको मारे हैं, तो फिर अब क्यों परेशान है फिर जो है ना। तो इनकी ये दोगलापन जो है ना रियाज साहब, ये बहुत गलीज किस्म के लोग हैं लोग जो है ना, दोगलापन दोगली पॉलिसी इनकी। इस्लाम की बात आती है तो सब मुत्तहिद हो जाते हैं पूरे, इन्हें उसके अगेंस्ट यहूदी रहता ना, ईसाई रहता, कुछ भी नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं। हालांकि तारीख उठा के देखें आप, इवन कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि जितना जो है ना ये लोग यहूदियां बनी इसराइल कौम जो तबाह बर्बाद करी है, इन्हें पैगंबरों को कत्ल किए लोग। अरे ईसाइयों के कट्टर दुश्मन है। और आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट का जो हुआ है वाक़या, उसमें भी यहूदियां बनी इसराइल की कौम मुलविस है, ये क्लियर उनको भी मालूम है। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो सब मुत्तहिद हो जाते हैं लोग। ये डर है क्योंकि इस्लाम में हक़ानियत है, इस्लाम में सच्चाई है, बिल्कुल जो है ना। तो खाली नाम के लोग ईसाई हैं, लेकिन देखा जाए तो आपको जो है ना आप दुश्मन है तुम्हारे, वो लोग जो है ना दुश्मन है, यहूदी भी तुम्हारी भी दुश्मन है, सारी इंसानियत के दुश्मन है वो लोग। आपके दोस्त कैसा हो सकते हैं ये बताइए आप जो है ना। अरे भाई आप अंदाजा कीजिए कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका दर्जे हरारत है, और अगर वो फटता है तो जो इंसान उसकी जद में आते हैं उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल सकते, हवा में तहलील हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वो। मेरे ख्याल से रियाज साहब मेरे को ऐसा दिख रहा कि ये टेम्परेचर सेम एटम बम का टेम्परेचर है। जब एटम बम गिरा गया था नागासाकी हिरोशिमा पे, उसी का भी टेम्परेचर इतना ही था। अरे ईरान के खिलाफ अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है कि वो इनरिचमेंट कर रहा है यूरानियम की। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, पहले इधर मुड़ो, तो ये रोक कर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई कर। एनपीडी पे आज तक सैन्य करा, कई बम है उसके पास, डिमोना के जो रिएक्टर है उसके पास कई बम्स मौजूद हैं, वो छोड़ के ईरान के पीछे पड़े हुए लोग जाना, जबकि उन्हें जो है ना चाह रहा है कि पूरे मिडल ईस्ट को खत्म कर दे जाना। बहरहाल नाज़रीन आपको बताता हूँ कि मजलूम फ़लस्तीनियों को याद करना हर एक के लिए ज़रूरी है, उनकी मदद करना, कम से कम अपने अल्फाज के जरिए उनकी अखलाक की मदद करना, ये हमारा ईमानी फरीज़ा है, एक इंसानी फरीज़ा है। और मतलब समझता हूँ कि सारी दुनिया में एक लोगों ने इंसानियत का गैर मामूली मुजाहरा करते हुए अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज किया और इसराइल की मजम्मत की, शदीद मजम्मत की। और आपको ये बता दूँ कि हर उस मुल्क की मजम्मत की जानी चाहिए जो इंसानियत का दुश्मन है, और हर उस मुल्क को मैं समझता हूँ कि कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए जिसने इंसानियत पर जुल्म किया है। अरे मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे और ख़वातीन को निशाना बनाया गया है, उनके कोक उनके जो पेट में बढ़ने वाले बच्चों को निशाना बनाया गया है। ऐसी एक कहानी फ़लस्तीन से आई है। नाज़रीन आपको बता दें कि एक 39 साल यानी 39 ईयर्स ओल्ड जो है एक हम्माद नामी शख्स है, और आपको बता दूं कि उसके बीवी और 5 बच्चे इसराइल के फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। वो जिस घर में रहते थे, फ्लैट में रहते थे, उस पर इसराइल ने बमबारी की और उसकी मलबे में वो दबकर रह गए। आपको बता दूं कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था उस वक्त महमूद हम्माद की जो बीवी है आयशा हम्माद, वो तकरीबन 9 माह की प्रेग्नेंट थी या हामिला थी। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 9 माह की प्रेग्नेंट यानी कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती थी। बहरहाल अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हुआ। ये बीवी और ये जो 5 बच्चे थे वो शहीद हुए, और आपको बता दूं मलबे के ढेर में वो दब कर रह गए। वैसे भी इसराइल की दरिंदगी का अंदाज़ा, शैतानियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है 61 मिलियन टन मलबा अब फिल वक्त फ़लस्तीन में है, गजा में है। तो और आपको बता दूं ये मलबे में दब के रह गए। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अब तक कम अज़ कम 8,000 से लेकर 14,000 फ़लस्तीनी हनोज मलबों के ढेर में दबे हुए हैं। तो वो बेचारा यानी महमूद जो है, महमूद अल हामिद, अपने घर की तलाशी के लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एहतियात से खुदाई करते हैं, और उस खुदाई के दौरान उन्हें छोटे छोटे हड्डियां मिलती हैं, और वो कहते हैं कि ये शायद मेरे उस बच्चे की है जो अपने माँ के पेट में पल रहा था, परवरिश पा रहा था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर दरिंदा
सिफत हैं ये लोग जो इसराइल की मदद कर रहे हैं, इसराइल को बम फराहम कर रहे हैं। और 5 बच्चे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5, हद तो ये है कि एक एक खानदान के 60 अफराद भी इसराइल के फजाई हमलों में शहीद हुए। बिल्कुल, ये तारीख गवाह है, आज तक इतनी बर्बरियत जुल्म कहीं नहीं देखा गया जो है ना। अगर आप देखें इस तारीख उठा के, इतनी जालिम कौम है कि इन्हें इसका मतलब अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, इतने जलील और जालिम किस्म की कौम है ये जो है ना यहूदी। इनको इंसानियत तो दूर की बात है, बिल्कुल ये तो जानवरों के बराबर है। जानवर भी मेरे ख्याल से थोड़ा रहम खाता अपने बच्चों पे, उससे खतरनाक ये बेरहम कौम होती है जो है ना, जिसकी कुरान शरीफ जो है ना गवाह है इनकी हरकतें जो करें, शैतानी हरकतें इनके, अंबिया के दुश्मन है, अंबिया के दुश्मन है, कत्ल और गारतगिरी करें लोग हर दौर में जो है ना, अल्लाह की नाफरमानी हमेशा और क़यामत तक इन पे जुल्म आते रहेगा। देख ला इनके जैसा हिटलर ने इनका जो करा था, सुकून से नहीं रहेंगे, कभी सुकून से नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल तारीख गवाह है इसकी जाना है लोग। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ये सुकून, दुनिया का सुकून बर्बाद करने वाला इसराइल है, उसकी बमबारी में गज़ा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। और आप देखेंगे कि 61 मिलियन टन जो है वो मलबा भी गज़ा में पड़ा हुआ है। और आप ये भी देखेंगे ना वहाँ कोई स्कूल बचा है, ना यूनिवर्सिटी बची है, ना कॉलेज बचा है, ना कोई क्लिनिक और ना कोई हॉस्पिटल वहाँ बच पाया है। तो बहरहाल दुनिया ऐसा लगता है कि बेशर्मी में कि डूबी हुई है, उसे कुछ ने पता नहीं है कि आखिर इसराइल क्या कर रहा है। और अब आपको बताऊं, थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है, तो अब इसराइल का मुआखज़ा किया जाना चाहिए, इसराइल का एहतिसाब किया जाना चाहिए। और अमेरिका जिस तरह ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, वो उसको छोड़कर अब इसराइल को निशाना बनाते हैं, तो समझिए कि इंसानियत जीतेगी, वरना इंसानियत हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी, दफन हो जाएगी। और मैं समझता हूँ झूठ में, मक्कारी में, फरेब में के जो दलदल है उसमें ये फंस जाएगी। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है रियाज साहब, ये बताइए, कौन है पूछने वाला, एहतिसाब करने वाला है कौन जो है ना? जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, पूरे के पूरे जो है ना उन्हीं की तरफ है पूरे। तो कौन है बताइए? कोई भी नहीं, सब खामोश बैठे, खाली करारदाद मंजूर होती है, कंडम किया जाता है, फिर जाके वहाँ सब खत्म हो जाते हैं जाना। जी जी। तो ये जो है ना बहुत बुरा हाल है, मतलब कुछ भी नहीं है। कोई किधर रेड क्रॉस है, किधर यूएनओ है, किधर सिक्योरिटी काउंसिल है, कहाँ है, सब खामोश बैठे हुए हैं पूरे। सबको मालूम है किस किस्म के हथियारों ने इस्तेमाल करा वहाँ। बड़ा अफसोस होता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक एक और ख़बर का ताल्लुक़ है, वह हैदराबाद की मूसा नदी से मुतल्लिक़ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मूसा नदी की अज़मत रफ्तार को बहाल करने के लिए साबिक़ कांग्रेसी हुकूमत डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की क़यादत में इक़दाम किए थे। उसके लिए फ़ंड्स भी यानी मुख्तस किए गए थे। फिर मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी कायम किया गया था। लेकिन आपको बता दूँ कि मूसा नदी की अज़मत रफ्तार बहाल ना हो सकी। अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की अज़मत रफ्तार बहाल करने का ऐलान किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मूसा नदी में गैर कानूनी व नाजायज़ मजहबी ढांचों का एक तवील सिलसिला शुरू किया गया है। हर तरफ आपको गैर कानूनी और नाजायज़ ढांचे नज़र आएंगे, ना सिर्फ मूसा नदी के अंदर बल्कि बाहर भी इसी तरह के ढांचे दिखाई देंगे। और हैड्रा की मुजरिमाना गफलत पर तो अफसोस होता है, हैरत होती है। और हैड्रा कहती है कि हम यही कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो नाजायज़ मजहबी ढांचे हैं उनको हटाना क्या है हैड्रा की जिम्मेदारी नहीं है, एक सवाल। और दूसरी ये बात आपको बता दूं कि मूसा नदी, खबर ये है कि मूसा नदी के अज़मत रफ्तार बहाल करने का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हुसूल अराज़ी का लैंड एक्विजिशन जिसे कहा जाता है उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और मरहले 1 के तहत हिमायत सागर से गांधी सरोवर तक 9.2 किलोमीटर और दूसरे मरहले में उस्मान सागर से गांधी सरोवर तक, यानी हिमायत सागर और उस्मान सागर की बात कर रहा हूँ, और दूसरे मरहले के तहत उस्मान सागर यानी गंडीपेट से गांधी सरोवर तक 11.8 किलोमीटर के रकबे में दायरे में ज़मीन हासिल करने की कोशिशों का आगाज़ हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि गोलकुंडा मंडल और रंगारेड्डी ज़िले के गंडीपेट मंडल में अराजियात के हुसूल के लिए ये बयान जारी किया गया है और 50 एकड़ अराजी हासिल की जाएगी। यानी वहाँ पर जिसके मकानात आते हैं या कुछ जायदादें आती हैं या अराजियात आती हैं, तो हुसूल अराजियात के तहत रियासत तेलंगाना की हुकूमत वो अराजियात को हासिल कर लेगी और मूसा नदी को एक खूबसूरत प्रोजेक्ट में तब्दील करने की वो कहा है। जी बहुत बेहतरीन पहल है रियाज साहब, लेकिन इस पर अमल होना चाहिए। इन्हें जो कुछ प्लान बनाया गया है उस पर अमल करके देखेंगे। इतना बुरा हाल है, इतनी ताफुन बदबू ड्रेनेज की जो है ना, वो नाला बन चुका है मूसा नदी जाके जो है ना। हाँ जी जी। तो ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए और मजहबी ढांचे उसकी गंदगी के अंदर बना दिए जा रहे हैं, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है ना कौन एक्शन लेगा ये बताइए आप। जी जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इन्हें शहर को अगर आपको बचाना है, ये गंदगी से बचाना है, तो मूसा नदी को जो है ना उसकी अज़मत रफ्तार को बहाल करना ज़रूरी है। इन्हें फ्रेश वाटर की जो है ना उसको रिवर बनाना चाहिए।
बहरहाल मैं समझता हूँ कि मूसा नदी को बचाने के लिए जो नाजायज़ मजहबी ढांचे हैं उनका भी इंतजाम ज़रूरी है, उनकी भी सफाई ज़रूरी है। और मूसा नदी नहीं, मूसा नदी के बाहर भी जो कुछ भी हो रहा है, अरे हद तो यह है कि चादरघाट जैसी मसरूफ़ तरीन रोड पर आप देखेंगे कि रोड पर गौशाला कायम कर दिया गया है। बिल्कुल जो है ना, अब ये क्या है, क्या हैदरा को नज़र नहीं आ रहा, बल्दिया को नज़र नहीं आ रहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या आंधी हो गई है, क्या हुकूमत को समझ नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल। आप देखेंगे, आपको एक बेहतरीन मिसाल देता हूँ, सियासत को आते रास्ते में जो है ना, जो सीधेमर बाजार का कलवट है ना, नाला, वहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर लगाई रखी थी, अब आप एक रूम के बराबर मंदिर बन गई है, बिल्कुल विद इन मजहबी ढांचा बन गया है। और बताइए मेन रोड पे, जबकि इतनी कंजेस्टेड है रोड है, वहाँ पे आप एक रूम बन गया है, वहाँ पे जो है ना कंप्लीटली आते जाते देख सकते हैं आप जो है ना। तो इस किस्म की हरकत से जो है ना कि यानी अदालतें क्यों खामोश है, अदालतों को देखना चाहिए। ट्रैफिक के पहले ही मसाइल हैं, आप मेन रोड को अगर घेर लेंगे मजहब के नाम पे, तो फिर कैसा होगा ट्रैफिक का, ये बताइए, बहाव कैसा होगा ट्रैफिक का? जी जी, ट्रैफिक के फ्लो पर असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन ने क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत माता को फ़रोख्त कर दिया है, ये इल्ज़ाम आयद किया है राहुल गांधी ने और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, उनकी हुकूमत ने भारत माता को फ़रोख्त कर दिया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, ये सवाल किया है उन्होंने, पार्लियामेंट में किया है। कितनी बड़ी बात है, वज़ीर-ए-आज़म को शर्म दिला रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को शर्मसार कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को शर्मिंदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, जो कायदे अपोजिशन है। और उन्होंने भारत माता को कैसे यानी फ़रोख्त किया है, इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के ने जिस यानी माहदे से इत्तेफाक किया है, तिजारती माहदे से, उसमें कई चीज़ें आई हैं, फैक्ट शीट भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही है। राहुल गांधी ने तो अब कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, क्या तुमने भारत माता को फ़रोख्त कर दिया है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जबकि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के साबिक़ रुकन राज्यसभा हैं और बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने तो कई यानी 1 साल पहले ही कह दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म को शर्म आनी चाहिए और ये तो बेशर्म है। इन्होंने कहा था शिमले से ही हुकूमत, इसे हुकूमत को कोई शर्म नहीं आती, इसने भारत माता को तक फ़रोख्त कर दिया है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो बहरहाल अब राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बातें की है, कम अज़ कम आवाम को ये सोचना चाहिए कि जिस अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत इक़दामात कर रही है, आवाम दुश्मन इक़दामात कर रही है या मुल्क के फ़ायदे के लिए इक़दामात कर रही है, उन्हें सोचना चाहिए। सिर्फ एक तासुब से, जानिबदारी से उनके भक्त होते हुए हर उनकी नाकामी को तुम कामयाबी समझ रहे हो और हिंदुस्तान का नुकसान को तुम फ़ायदा समझ रहे हो, तो ये गलत है। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती माहिदा करने से इत्तेफाक किया गया, जिन पर आप दस्तखत भी होने वाली है, उस माहिदे के तहत जब बात हुई तो अमेरिकी जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं यानी अमेरिकी वज़ीर ज़राअत हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान माहिदे से अमेरिकी किसानों का फ़ायदा है। अगर अमेरिकी किसानों का फ़ायदा है तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि नुकसान तो हिंदुस्तानी किसानों का होगा। और एक अहम बात यह है कि ये बात भी सामने आई है कि हिंदुस्तान ने अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने के बजाय सिफर टैरिफ कर दिए हैं, 0, और अमेरिका 25 से लेकर कम करके 18% कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नुकसान किसका है, हिंदुस्तान का है। इसी ज़िमन में शायद राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म को शर्म दिलाने की कोशिश की और उन्हें बेशर्मी से बेशर्म हुकूमत से भी ताबीर किया और कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें की है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म यकीन मानिए बहुत बर्दाश्त करते हैं, उनमें क़ुव्वत क्या कहते हैं उसे बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, और ये बर्दाश्त ज़्यादा है या फिर और कुछ वजह है, नहीं कह सकते हम। अरे साहब, अच्छा ये बताइए इसकी मीनिंग क्या है? मिस्टर टैरिफ ने कई दफा कहा है कि जो है ना, आई डोंट वांट टू स्पॉइल मिस्टर मोदी कैरियर, कैरियर को तबाह नहीं करना चाहूँगा। तो क्या राज है आखिर, क्या सीक्रेट? कैरियर क्या इनके हाथों में है? वैसे ही दिखता है। यानी ऐसी क्या राज की बात है, मुखफ़ी बात है, जो है ना उन्होंने बार बार कहते हैं कि नहीं जो है ना, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट वांट टू। अरे मेरे भाई, तू होता कौन है जो हमारे हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का कैरियर तबाह कर देगा, मुस्तकबिल तबाह कर देगा? आप अमेरिका के सदर हैं, हिंदुस्तान के सदर नहीं है। बिल्कुल जवाब देना चाहिए ना, फिर खामोश क्यों बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में? इसीलिए तो बेशर्म कहा ना राहुल गांधी ने, इसीलिए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती। सबसे बड़ा क्या, मेरे वजीर खजाना है, उन्होंने जवाब दें, क्योंकि मामले में जो है ना उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो खामोश क्यों बैठ रहती है जो है ना, वो जवाब दें, डिफेंड करें ना। फिर अगर आप में उतने गट्स है तो भी डिफेंड करें। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को ये कहना चाहिए कि ट्रंप ने किस बुनियाद पर ये कहा कि मैं तुम्हारा कैरियर तबाह नहीं करना चाहता? क्या तुम्हारा कैरियर ट्रंप के हाथ में है? तुम्हारा मुस्तकबिल ट्रंप के हाथ में है? क्या तुम्हारी कामयाबी ट्रंप के हाथ में है? वज़ीर-ए-आज़म को ये जवाब देना चाहिए। नहीं देते ना, आपको तो मालूम है, वो तो आते ही नहीं हो। कभी कभार आते हैं, मुंह भी नहीं खोलते हैं, कभी ना प्रेस से मुखातिब होते हैं, ना पार्लियामेंट में ज़्यादा बोलते हैं, कभी कभार ही नजर आते हैं। तो उनके बदले में वजीर खजाना है ना, उनको उनसे बात करें हम जाना। अजी दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म को बोलना चाहिए, अपना मुंह खोलना चाहिए। कब तक आप मुंह बंद करके रहेंगे? अगर आप मुंह बंद करके रहेंगे या खामोश रहेंगे तो इसका मतलब यह है कुछ ना कुछ दाल में काला है। आपको अमेरिकी सदर डरा रहा है और आप डरते जा रहे हैं। क्या आप बुज़दिल है? आप जुर्रत नहीं है कि अमेरिकी सदर को आंख बताएं?
उसी तरह जिस तरह जेलेंस्की ने कहा एक छोटा सा मुल्क है यूक्रेन। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना ओपनली बैठ के वो तो आपको बोल रहा है कि आपका कैरियर में तबाह नहीं करना चाहता, तो किस हैसियत से बोल रहा है वो कैरियर तबाह नहीं करना चाहता? और वो भी हंस के मुस्कुरा के कहते हैं मुझे। हाँ। बताइए इन्हें कितने इन्हें उससे बोलते कॉन्फिडेंटली उन्होंने जो है ना कि मिस्टर टैरिफ कि जो है ना कि मैं जो है ना ही इज माई बेस्ट फ्रेंड जो है ना आई डोंट वांट टू स्पॉइल हिज कैरियर जो है ना कहते हैं। कितनी शर्म की बात है। राहुल गांधी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल जो है ना, तो इन्हें कुछ बोल ही नहीं सकते, बोलने के लिए घबराते लोग अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बोलने से बिल्कुल ओपनली बात ही नहीं करते लोग। तो कितने राज ऐसे पोशीदा हैं बताइए जो है ना, जो नहीं बोलना रहे। इन एग्रीमेंट कर लिए जाके खामोशी से आप जो है ना सरेंडर कर दिए अपने आप को, जाके उनके जो है ना हैंड ओवर कर दिया, जो चाहे कर लो भाई आप जो है ना। ऐसा शर्म तुमको मगर नहीं आती, पहले आती थी अब नहीं आती। बिल्कुल ये हाल हो गया है बेचारा। अल्टीमेटली कौन सफर होना? आम आदमी सफर होना, किसान सफर होना आम आदमी के ऊपर पड़ता है। वैसे भी किसान अब देखिए अब जिस अंदाज में आएंगे मोदी हुकूमत की हालत खराब कर देंगे किसान। आप पहले भी मोदी हुकूमत ने 3 ज़राई क़वानीन लाए थे किसानों के खिलाफ, और किसानों ने जब इसके खिलाफ एहतजाज किया, 1 बरस से ज्यादा एहतजाज हुआ और उसमें 720 किसान शहीद हुए। फिर अल्टीमेटली वापस लेना पड़ा सारे बिलों को, काले बिलों को जो है ना फिर से किसानों के सामने झुकना पड़ा, किसानों के सामने घुटने टेकना पड़ा हुकूमत को। अब तो इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका से, डायरेक्ट उसका असर किसानों पे पड़ने वाला इंडिया। लेकिन किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हम एहतजाज करेंगे मोदी हुकूमत के खिलाफ। बिल्कुल, डेयरी प्रोडक्ट्स का जो मामला है ना उसके लिए तो खत्म समझिए। रहा क्या अब इंडिया में बताइए, उनके प्रोडक्ट आके बिकेंगे तो फिर हमारे प्रोडक्ट किधर जाएंगे डेयरी की? अरे आप डेयरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप दूध की जो मसनूआत है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दूध पैदा किया जाता है। अब अमेरिका क्या चाहता है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा दूध पिए। बिल्कुल जो है ना। और अच्छा एक्सपोर्ट आप करते हैं जो है ना, उसके बारे में क्यों खामोश है आप जो है ना? जो गोश्त आप एक्सपोर्ट करते हैं जाता बाहर, उसके बारे में कुछ नहीं बताते आप जो है ना। उसका डेटा दीजिए, मालूम होता कि आप जो है ना जो माता जो कहते हैं उसका भी जो जाता है उसका डेटा कभी दीजिए आप खुल के जो है ना। अभी महाराजा और एक है ना, उन्होंने क्लियर योगी को जो है ना चैलेंज किया, जो रिसेंटली जो इनकी बेइज्जती की शंकराचार्य, उन्होंने बोला कि तुम सब में पहले ये बताओ कि तुम जो है ना कितना यहाँ से जो है ना बीफ जाता है, गाय का गोश्त जाता है, तुम बताओ पहले। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो वो सब बात की बात है, ओपनली चैलेंज किया शख्स। और ये कहता है क़यामत तक बाबरी मस्जिद तामीर नहीं होगी। अरे क़यामत छोड़, पहले ये देख के बीफ का गोश्त कितना जा रहा है उत्तर प्रदेश से बैरूनी ममालिक। बात करें कि बाबरी में हिस्सा खत्म हो गया, आज सेकंड टॉप वो हो गया है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो गया है हिंदुस्तान, सबको मालूम है। और इससे इनकम, इंडिया की जो इनकम है इसी से है, इंडिया को जो मिलता है असल इसी से आमदनी आती है। इसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। तकरीबन $5 अरब का गोश्त, गाय का गोश्त भेजा जा रहा है हिंदुस्तान से, भेजा जा रहा है। बिल्कुल, तो उस पर खामोश रहते लोग, बात। और क्रेडिट किसको जाता है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गाय का गोश्त यानी बैरूनी ममालिक फरोख्त करने के लिए जिस अंदाज में हिंदुस्तान का मुकाम सेकंड पोजीशन पर आ गया है, उसके लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक के। जी हाँ बिल्कुल जो है ना। और जाता है पैक होके जाता है, बाज़ाब्ता पैक होके करके इंडिया। अरे मलेशिया, इंडोनेशिया भी जाता है साहब, जाता है। ये लोग भी जो है ना भेजते हैं, बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में जाता है जो है ना। उसके बारे में कुछ नहीं बोलते लोग जो है ना। नहीं, अब उनका अवार्ड देना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक जबरदस्त अवार्ड देना चाहिए कि गाय का गोश्त सबसे ज्यादा अगर कहीं पर जा रहा है वो हिंदुस्तान में, इनकी हुकूमत में जा रहा है। और कितनी इन्हें बचकानी बात कर रहा है। देखिए आप, वो क़यामत तक नहीं बनेंगी। अरे तो शहीद कर दिया, बना भी दिया वहाँ पे, राम मंदिर सब होगी, किस्सा खत्म हो गया, नहीं फिर से नहीं बनने वाली है। मतलब क्यों जिंदा कर रहा है मसले को, ये टॉपिक्स को मैं समझ में नहीं आ रहा। कुछ और चीजें नहीं है बात करने के लिए। ना रोजगार दे सकता है, ना कोई अमन कायम कर सकता है, ना कोई औरत की हिफाजत कर सकता है, ना बेटियां को महफूज है, जो बेटियां तक वहां महफूज नहीं है, छोटे मामूली बच्चियां तक महफूज नहीं है। तो आप अंदाजा कीजिए उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद जहाँ ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद तामीर नहीं होगी, तुमने राम मंदिर जहाँ तामीर की वो बाबरी मस्जिद का मुकाम था ही नहीं। बिल्कुल था ही नहीं, कोई और जगह पे था जो है ना मुकाम। क्योंकि कुदरत को जब जलाल आता है तो फिर समझिए कि नेचुरल कैलेमिटीज की सूरत में तबाही व बर्बादी आ जाती है। बिल्कुल जाना। आप देखिए हिंदुस्तान की रियासतों में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद क्या हुआ, कितने नेचुरल कैलेमिटीज आए हैं, कितने लोग मरे हैं, बहुत तबाही बर्बादी मची है। कुदरत का जो है ना, जो कहर बोलते हैं, नाज़िल हुआ जो है ना, बिल्कुल है ना। और हिस्टोरियंस कहते हैं वहाँ पे थीसते हो जो है ना, कुछ और जगह पे थी, यहाँ पे जो है ना तुम लोग बना दिए राम मंदिर जो है ना, राम की पैदाइश कहीं और हुई। तो कैसा मजाक, भोंडा मजाक कर रहे हैं। देखिए आप ये कौम के साथ ये लोग अरे मजहब का इस्तेसाल कर रहे हैं, भोले वाले हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हिंदुओं को भी ये सोचना चाहिए कि ये मजहब के, तुम्हारे मजहब के ये हमदर्द हो ही नहीं सकते, कभी नहीं ना हिंदुस्तान के हमदर्द हो सकते हैं। अरे सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी का लीडर है, कोई मुस्लिम जमात का लीडर नहीं है, मुस्लिम लीग का लीडर नहीं है, बीजेपी, और आपको बता दूं टीएमसी का लीडर नहीं है, ये कांग्रेस का लीडर नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का लीडर है। वो कहता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत माता का सौदा कर दिया है, भारत माता को बेच दिया है, और शर्म है आनी चाहिए इस तरह की बात पे। सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर है, टॉपर है, आपको मालूम, वो जो है ना बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, कोई चिल्लर आदमी नहीं है वो। जब वो बात कहता है तो सॉलिड जो है ना कुछ गट्स है, उसके पास प्रूफ है। वो कहता है जो है ना, कई दफा लताड़ के रख दिया है जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट को। बिल्कुल।
लेकिन ये लोग घबराते हैं उससे जो है ना, उसके उसका एक सवाल का जवाब नहीं देते, नहीं दे सकते, इसलिए उसको साइडलाइन कर दिया, बाजू कर दिया उसको जो है ना, बेचारे को जो है ना। जी वैसे भी मैं समझता हूं कि अब खुद सुब्रमण्यम स्वामी को आगे आने चाहिए, राहुल गांधी को आगे आने चाहिए, उन्हें ऐलान करना चाहिए कि हम बीफ एक्सपोर्ट्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट्स के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक आला तरीन एजाज दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, वो ऐलान कर देना चाहिए, तब जाके मैं समझता हूं कि शर्म आएगी। जी हाँ, तीन का मैं बताइए जो है ना, किधर जा रहा हो पैसा, क्या है यहाँ पे, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज तक एक मसला हल नहीं किया गया। बताइए जॉबलेस कितने यूथ जो है ना, और कितनी महंगाई है, कोई चीज में रेट्स में कमी कोई नहीं है आज तक जो है ना। सोने का हाल देखिए, चांदी का हाल देखिए, करेंसी का हाल देखिए, पेट्रोल का देखिए, करेंसी 92 हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर हुकूमत में 55 रुपए $1 के बराबर होता था, मोदी के दौर में $1 52 रुपए 92 रुपए 92 रुपीज के बराबर हो गया है। जी, अब 100 रुपीज जाना। अमिताभ का मुंह बंद हो गया है, अनुपम खेर का मुंह तो चल नहीं सक रहा, ऐसा लग रहा है कि फालिज हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, इतना डर, इतना खौफ। जी हाँ, इतना हामिया मिलाते थे, फिर खामोश बैठे हुए पूरे जो है ना। तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, हिम्मत नहीं है बोलने की, वरना ईडी वाले पहुंच जाएंगे, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे घर पे उनके जाना, फिर उनको जो है ना अंदर डाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप हिंदुस्तान का नुकसान बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल, अपने मसलियतन खामोश बैठे हुए हैं जाना, बस अपनी अपनी जो है ना वहाँ पे अपना फायदे को देख रहे हैं अपने जाना पूरा। एक और खबर की जानिब चलते हैं, और मैं समझता हूं कि ये खबर बहुत ही खेल को पसंद करने वालों के, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और आज T20 ग्रुप डी के एक मैच में जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की जो टीम है, बहुत ही ताकतवर टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस टीम के बारे में आपको बता दें कि अफगानिस्तान और उसका मैच हुआ, और अफगानिस्तान ने पहले आप देखेंगे कि पहले बैटिंग करते हुए जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने 187 बनाए, और बाद में अफगानिस्तान ने बैटिंग की और 187 रन बनाए, यानी 20 ओवर में 187 इन्होंने भी बनाए, 20 ओवर में 187 उन्होंने भी बनाए। तो फिर सुपर ओवर्स के जरिए उसका मैच का फैसला किया गया। पहले सुपर ओवर भी में भी मैच ड्रॉ हो गया, क्योंकि पहले सुपर ओवर में आपको बताना जरूरी है कि अफगानिस्तान ने 17 रन स्कोर किए जब पहले बैटिंग करते हुए, और जनूबी अफ्रीका भी 17 रन स्कोर करते हुए, यानी पहला सुपर ओवर भी ड्रॉ हो गया। फिर दूसरा जब सुपर ओवर खेला गया, सुपर ओवर, तो आप देखेंगे कि जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए, जवाब में अफगानिस्तान 19 रन बना सकी। इस तरह सिर्फ 4 रनों से जनूबी अफ्रीका को कामयाबी मिली। बहुत ही जबरदस्त यानी दिलचस्प मैच था ये, मैं समझता हूं कि बहुत रेयर होता है रियाज साहब इस किस्म का जो सुपर ओवर्स का जो बारी आती है, और आम के लिए, शायकीन के लिए बहुत बेहतरीन जो है ना एंटरटेनमेंट है ये, यानी तजस्सुस बरकरार रहता है अब तक लास्ट में क्या होगा क्या होगा। तो वाकई दोनों टीम को इसका क्रेडिट जाता है कि मतलब है कि लास्ट मोमेंट तक भी दे फाइट बैक, वो लोग जो है ना पीछे नहीं हटे, बराबर जो है ना ये लोग फाइट करे, जस्ट थोड़े से मार्जिन से 2-4 रन से जो है ना ये लोग हार गए जो है ना। तो बहुत कम देखने में आता है इस किस्म का इतना इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत ही अच्छे मैच। और नेपाल इंग्लैंड का मैच भी जबरदस्त रहा। जी जी बिल्कुल, उसमें भी नेपाल ने शानदार मुजाहरा किया। जी हाँ, फर्स्ट टाइम सुने आ रहा नेपाल का नाम भी क्रिकेट में है बोल के वो जो है ना पूरा। जी हाँ, अरे इटली का नाम आ रहा है, यूएसए का नाम आ रहा है, यूएसए को पाकिस्तान ने हराया। जी हाँ, जबकि लास्ट टाइम जब था T20 वर्ल्ड कप, उसमें यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था। जी हाँ बिल्कुल जो है ना। तो बहुत है, 15 तारीख को भी मैच है, वो देखने हिंदुस्तान वाला और पाकिस्तान का मैच है, और कोलंबो है। में मैच खेला जाने वाला है। आईसीसी काफी परेशान थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच का बायकॉट कर रही है। बहरहाल उसे मनाया गया, उसे समझाया गया, और फिर पाकिस्तान राजी हुई, हुकूमत पाकिस्तान राजी हुई, और उसने पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इजाजत दी कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ मैच खेल सकते हैं। जी बिल्कुल जो है ना। और अब ये देखना है, मेरे ख्याल से सोमे बड़ा कलेक्शन यही मैच से होता है, मेरे ख्याल से यही वजह से फिर से जो है। अरे भाई, पाकिस्तान के शरीक होने से आईसीसी को $174 मिलियन का नुकसान होने से रह गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, तो कैसा भी करके रियाज साहब कौन बनाए, ये लोग बनाए या वो लोग बनाए जाके जाना ये मैच के लिए? आईसीसी बनाए जाना, आईसीसी वालों ने बनाया। और आपको हुस्न इत्तेफाक से हमारे वो जो वजीर दाखिला है अमित शाह के जो बेटे, काबिल तरीन बेटे हैं, उनके कहा जाता है कि उनको बैट पकड़ना नहीं आता, बॉल तो छू नहीं सकते। तो बहरहाल वो आईसीसी के सरबराह है, और उन्होंने पहले तो बांग्लादेश को निशाना बनाने की कोशिश की थी, ये कहा जा रहा है, और फिर बांग्लादेश ने भी इल्जाम आयद किया। बांग्लादेश ने ये कहा कि हमारे जो मैचेस है वो श्रीलंका मुंतकिल कर दी जाए, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी यहाँ पर महफूज नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बांग्लादेश की गैरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आईपीएल से उसके खिलाड़ी को फिरकापरस्त दरिंदों के एहतजाज और एतराज के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स जो शाहरुख खान की टीम है उसे निकाल दिया गया। और निकालने के बाद आप देखिए, एक खिलाड़ी के लिए बांग्लादेश ने कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करते हैं। तो ये होती है गैरत, ये होता है ज़र्फ,
और कम ज़र्फी कहाँ देखी जाती है, आप अच्छी तरह देख भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के फैसले किए जाने हैं अपने कौम व मिल्लत के लिए, और यहाँ है कि बस फिरका परस्ती, हिंदू मुस्लिम, अरे तेरा मेरा ये कब तक करते रहोगे? अरे हिंदुस्तानी बनो, इंडियननेस लाओ, हिंदुस्तानियत लाओ, तब कहीं तुम कामयाब होगे। जी हाँ, और बार बार ठप्पा देना पड़ता है कि बताओ प्रूफ करोगे तुम हिंदुस्तानी है जो है ना। हाँ। और हमारे आरएसएस के सरबराह उनके भी बयान आते रहते हैं, और तो इनको जो है ना बेचारे वो टीस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, हल्लू से अपना छोड़ते रहते हैं जो है ना, इन्हें हिला के देखते हैं कि ये लोग, ये कौम क्या है, जिंदा है मुर्दा है। उनके देखते होंगे आप अजीब बयान जो देते हैं उन्होंने जो है ना, नागपुर में रिसेंटली भी जो उन्होंने बयान कहते हैं हिंदू 4 किस्म के होते हैं और सारे हिंदुस्तानी हिंदू है, इस तरह की बातें करते हैं। आबादी बढ़ाओ, अरे कौन रोक रहा भैया आबादी? आपने आबादी बढ़ाने के लिए क्या किया ये बताइए? कुछ भी नहीं है। आरएसएस के कई लीडरों ने शादियां तक नहीं की, फिर आबादी कैसे बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे, छोड़ के मुल्क चले जा रहे हैं, पूरे बेजार हो गए ये मुल्क में रह रहे कि इतना सता रहे तो लोग तंग कर दे रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जा रहे हैं। लाखों जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना माल निकाल लिया, लेके चले आ रहे हैं। तुम्हारा जीएसटी वगैरह के नाम पे तंग करके रख दिए, बड़े बड़े बिजनेस में छोड़ के चले आ रहे हैं इंडिया जाना। कितना सताएंगे? अरे दुबई को हब, कमर्शियल हब बन गया है, दुबई इकोनॉमिक हब बन गया है दुबई। जी हाँ, मैक्सिमम सब में पहले दुबई को ही जा रहे हैं, वहाँ का जो है ना माइग्रेशन, वहीं माइग्रेट हो रहे हैं, वहाँ की नेशनलिटी ले रहे हैं, क्योंकि तुम लोग तंग करके रख दिए लोग जाना। और ये समझ से नहीं आती बात करें कि तुम आबादी पे आते हैं, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। अरे भाई कौन रोक रहे हैं आबादी आपको नहीं बढ़ाने के लिए? बढ़ाइए ना भाई, तो आजादी है आपको, कितने चाहे बच्चे पैदा करिए ना, आपको आबादी नहीं है, आजादी बढ़ाओ, आजादी। हाँ, यहाँ आजादी की जरूरत है फिलवक्त। जैसे कंगना रनावत ने कहा कि 2014 के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ, मैं समझता हूं कि 2014 के बाद तो हिंदुस्तान गुलाम हुआ है, गुलाम हुआ। अब आजादी देने की उसको जो है ना टाइम आ गया जो है ना, बिल्कुल ये लोगों की जो हरकत है, ये लोगों के पॉलिसीज की तरफ से अब जो है ना टाइम आ गया है कि आजादी मिली। अरे किसान गुलाम बने हुआ है, जवान गुलाम बने हुआ है। आप देखेंगे कि जवान के मतलब आप देखेंगे फौजी जवान गुलाम बने हुआ है। हद तो ये है कि पुलिस जवान गुलाम बने हुआ है, पुलिस पर जुल्म हो रहा है। जी हाँ, हर जगह नाइंसाफी। देखिए बीजेपी के लीडर है, पुलिस को गाली देता है, जी हाँ, पुलिस का कॉलर पकड़ता है ऑफिसर का। जी हाँ, हर जगह नाइंसाफी है। रियाज साहब, कुछ भी नहीं इनके दौर में जो है ना, इस साहब आपकी चीज दी है, लोग बेजार हो चुके हैं जो है। अरे अदलिया दबाव में काम कर रही है भाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है और अदालतें क्या कर रही है। बिल्कुल, सवाल ये पैदा होता है कि हालांकि क्लियर इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, अस खुद जो है ना नोटिस लेना चाहिए, लेकिन वो सीएम खुद कह रहा है तो अब नोटिस कौन किसको देगा, कौन पकड़ेगा, किसका गिरेवा पकड़ेगा, ये बताइए। अरे भाई दिल्ली पुलिस लेती है खुद नोटिस, क्यों लेती है? जो जनरल निर्वाणे जो है साबिक फौजी सरबराह, उनकी किताब के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी यानी पब्लिशर की इजाजत के बगैर उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, तो दिल्ली पुलिस आज खुद नोट लेती है। जबकि आसाम का ये हाल होता है तो वहां पर आज खुद नोट कोई नहीं लेता। और इवन जो सुप्रीम कोर्ट है देखिए, वो भी मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, अरे उसे आगे आने चाहिए। एक चीफ जस्टिस बोल रहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे खामोश है। जी हाँ, बिल्कुल कह रहा है जना, लेकिन खामोशी है, बिल्कुल ऐसी खामोशी, सन्नाटा छा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। इतनी बेहुदा बदतमीजी कर रहा है वो, इन्हें हमेशा उसका रात दिन जो है ना मुसलमानों को जो है ना निशाना बनाने में लगा हुआ है। पता नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाता, कैसा हुकूमत चलाता, वो पागल मेरे समझ से बाहर है। बात करे कि जो है ना भाई मियाँ भाई मियाँ मियाँ मियाँ, रात दिन पता नहीं वो सोता क्या खाता क्या पता नहीं। नींद में भी मेरे ख्याल से बड़बड़ाता हूँ मियाँ मियाँ बोल के, क्योंकि उसको नींद से घबरा के उठता हूँ, मियाँ के डर से इतना खौफ है उसको जाना। बिल्कुल बिल्कुल, मियाँ 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 भाई जो गाना है हैदराबाद के, तो आप कीजिए कि उस तक पहुँचाना चाहिए। मियाँ 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 भाई, मैं समझता हूँ कि वो सोएगा नहीं। बिल्कुल जो है ना, उसके लिए तो एक वो हो गया है, ये तंत्र हो गया है, मंत्र हो गया ये। जी हाँ बिल्कुल, हंस रहे हैं सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हंस रहे हैं कि ये कैसा सीएम है जो है ना, इन्हें क्या कर रहा है, इसको क्या काम करना है। अरे कभी सैलाब जिहाद बोल के कर निकाल देता है, कभी लब जिहाद बोल के निकालता है। अरे भाई तेरे को एक रियासत का चीफ मिनिस्टर है, एक आईनी ओहदे पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर फायज है, तेरा तूने ये हलफ लिया है, ये आहद किया है कि मैं बिला लिहाज मजहब मिल्लत रंगो नस्ल जात पात लोगों की अपने अवाम की खिदमत करूंगा। हल्फ लेता है तो सुब लेता है तो फिर कांगे वो सब सारी नहीं। अगर बंगाली मुसलमान वहां पर अगर आकर काम करते हैं मगरिबी बंगाल के, तो क्या वो हिंदुस्तान में शामिल नहीं है? मगरिबी बंगाल नहीं है, उसको इतराज, आसाम हिंदुस्तान से अलग है, उसको इतराज है। उन्हें बोलता नहीं, लफ्जे कोई आना ही नहीं यहाँ पे जाना, वापस लफ्जे मुसलमान नहीं आना, कोई स्टेट से नहीं आना, इनडायरेक्टली वही है मतलब उसका जाना। अरे क्या किसी के बाप के जागीर है हिंदुस्तान जो किसी को नहीं आएगा? हिंदुस्तान के हर रियासत में जाएगा मुसलमान, हिंदुस्तान के हर रियासत में जाएगा हिंदू भाई। दरअसल कुछ भी नहीं, रियासत मैं क्या बोलूं,
हमारे वज़ीर आज़म साहब रिटायरमेंट के करीब हैं, उनकी एज के हिसाब से जो है ना, तो ये देख रहा कि शायद मैं ऐसा बकवास करते करते पागलपन की तरफ से शायद मैं उनकी जगह ले सकता हूँ। शायद ये सोच के वो जो है ना इस किस्म के बकवास करते रहे रात दिन। वैसे भी आप दुनिया में देखेंगे इसी तरह के पागलपन के जो शिकार होते हैं, नफ्सियाती बीमार होते हैं, वो अहम ओहदों पर फायज हो गए। बिल्कुल वैसे ही हुआ है आजकल दुनिया में देखेंगे तो ऐसे साइकिक लोग, पागल लोग, ऐसे लोग जो है ना बड़े बड़े इख्तिदार पे बैठे हुए हैं और जो अजीब-व-गरीब फैसले कर रहे हैं, सारे लोग मुतासिर है उससे जाना। जी जी जी, पब्लिक सफर हो रही है लोगों की हरकतों से, आवाम मुतासिर होती है। याद रखिए, पहले इंडियन को देखिए, इंडियननेस को देखिए, हिंदुस्तानियत को देखिए। अगर आप हिंदुस्तानियत नहीं है आप में, तो मैं समझता हूं कि आप बेकार है। आप चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और आप में इंडियननेस ना हो। और मैं ये कहता हूं कि इंसानियत का मतलब ही इंडियननेस होता है, ह्यूमैनिटी का मतलब ही इंडियननेस होता है, हिंदुस्तानियत होता है। और ये जो दरिंदे हैं, फिरकापरस्त दरिंदे, जो मजहबी बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते हैं, ये कम्युनल डॉग्स है। और इनके लिए एक ऐसा टीका तैयार करना चाहिए जिस तरह जो पागल कुत्ते आम इंसानों को काटते हैं, ये जो कुत्ते हैं पागल नहीं बल्कि ये कम्युनल डॉग्स है, ये इनका भी इलाज जरूरी है। एंटी रेबिस जो है ना जरूरी है इनके खिलाफ जो है ना। अब एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन की लीजिए जो है ना, अच्छा देखिए वहाँ पे इससे पहले हिंदू को मौका दिए लोग वजीर आजम, बिल्कुल। अब शबाना महमूद जो है ना उसका नंबर है, वहाँ पे कुछ मजहब रंग नहीं देखा जाता। एफिशिएंसी के हिसाब से, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से इनको जो है ना वजीर आजम के पोस्ट तक वहाँ जा सकते हैं। उनकी बेहतरीन मिसाल लेना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं है। इनको बात करें, आपको अंदाजा कीजिए कि सियासी खुजली का बीमार है ये। वो बेचारी वो मिलिट्री की थी ना बेचारी, उसको जो है ना टेररिस्ट की बहन का करार दिया गया। जी जी जी, खुरैशी, शर्म की बात है। जी देखिए आप जो है ना उन्हें मुल्क के लिए बेचारी जान देने तैयार हैं, उसके खिलाफ बोलता है और आज तक उन्हें अपने ओहदे पे बरकरार है। मालूम आपको? बिल्कुल बिल्कुल, रहना भी चाहिए। हटाया भी नहीं गया उसको जो है ना, वो जो बोला बकवा करा मध्य प्रदेश का जो वजीर है उसको कभी के हटा देना चाहिए। माफी चाह रहा बहन, माफ कर दो बहन, इसका भी यही हाल होगा। बिल्कुल माफ कर दो मियां, माफ कर दो मियां की बात करेगा ये, आखिरी में वही होने वाला है उसका भी जो है ना। और मेरे को तो ऐसा दिखता है रियाज साहब, कभी कभी इस पे डाउट होता या तो फिर ये कोई बाहर दूसरे कंट्री का एजेंट है ये जरूर, जो यहाँ पे तफरुका पैदा करके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता। और ये पाकिस्तान और आप देखेंगे चीन जो है वो हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, लोगों को मजहबी खुतूत पर तकसीम करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान और चीन को कोई जरूरत ही नहीं है इस तरह के दल्लाल अगर हिंदुस्तान में रहेंगे। जी दो चार को पैदा कर दो, भेज दो, हिस्सा खत्म, हिंदुस्तान का काम हो जाएगा। तो इतने कमजोर हैं लोग जो है ना, लेकिन हम जैसे कौम परस्त भी यहाँ पर है बराबर, वो लोग डिफेंड कर रहे हैं, आवाज बराबर उठाएंगे हिंदुस्तान की तहफ्फुज़ के लिए, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। हमारे आबा और अजदाद ने भी जानों का नजराना पेश किया था, हम भी हिंदुस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मालूम है एक नया सर्कुलर निकाले लोग, मालूम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम से जो है ना, कि जनगणना के साथ साथ आप जो है ना ये भी पढ़ेंगे जो है ना, वंदे मातरम भी पढ़ा जाना चाहिए। बात सर्कुलर है उसमें जो है ना। अब बताइए जो है ना कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो जनगणना मना है, फिर वंदे मातरम कहां से आ गए बताइए जरा। जी जी, तो मन मानी जैसा चाहे लोग कर रहे हैं जो है ना, मुहिब्बे वतन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग कर क्या चाह रहे हैं जो है ना, हिंदुस्तान को किधर पहुंचा रहे हैं लोग जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर के ताल्लुक आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना में जो टेट होता है, यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टैलेंट, तो आपको बताना ज़रूरी है कि ये टैलेंट जो आप अंदाज़ा कीजिए टेट के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तकरीबन आपको बताना ज़रूरी है कि 65,605 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, 37,893 क्वालिफाइड हुए और 27,700 से ज़ायद जो गवर्नमेंट टीचर्स है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है, वो नाकाम हो गए। अब अंदाज़ा कीजिए कि गवर्नमेंट टीचर्स की तनख्वाहों को देखिए और उनकी सलाहियतों को देखिए, उनकी काबिलियत को देखिए कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 27,700 अगर गवर्नमेंट टीचर्स नाकाम होते हैं टेट में, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि जो क्वालिफाई हुए हैं उनको नौकरी दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये देखिए वो बच्चों का क्या हाल होगा जिनको पढ़ाते हैं लोग जाना। जी जी, इनकी नॉलेज का ये हाल है, मामूली सा एक टेस्ट होता है वो क्वालिफाई नहीं कर सक रहे हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें उठा रहे हैं। पहले तो ना अटेंडेंस से लोग आते हैं, कोई मौजूद सीट पे नहीं रहता है, लोग ना पढ़ाते हैं बराबर। हालत देखिए आप स्कूल्स की जरा, उसके बावजूद भी इनका नाकाम होना कितना बड़ा तमाचा है। मुंह पे देखिए गवर्नमेंट के या सिस्टम पे, यहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम पे, बताइए वो बच्चे को क्या पढ़ाते होंगे बताइए लोग, जब उनकी नॉलेज नहीं है मामूली सी, वो बच्चों को क्या तालीम देते होंगे जाना। कितनी मतलब अफसोस की बात है, आप सोचे तो अगर जाना। जी जी, इन्हें जो उस्ताद हो पढ़ाने वाला होता है उन्हें एग्जाम मामूली पास नहीं कर सक रहा, तो दूसरे बच्चों को पढ़ा के उन्हें एग्जाम में कैसा पास करेंगे? ये टीचर्स का इल्जाम है कि ये जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो उसकी वजह से नाकाम हुए हैं टीचर्स। देखिए पैटर्न कुछ भी नहीं दिया साहब, आप बरसों से पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, आपको तजुर्बा एक्सपीरियंस है, आप सवाल भी वही किए गए होंगे अपने सब्जेक्ट में, अपने हर लिहाज से, तो आप मामूली जो है ना टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सक रहे हैं।
कितना मतलब तमाचा है मुंह पे पचकड़े उनको मारे, ऐसा है ना, बताइए आप लोग। अरे आप अंदाजा कीजिए कि जो पहले के टीचर्स हुआ करते थे वो टीचर्स अपने बच्चों को, अपने तलबा को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते थे। और आज के टीचर से अगर जाके उनके बच्चों का देखेंगे तो उनके बच्चे इंजीनियर्स बने हुए हैं, उनके बच्चे डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या वो अपने बच्चों की तरह तवज्जो इन सरकारी स्कूलों के बच्चों पर देते? बिल्कुल नहीं देते। आप जाके देखिए कई कैसे बच्चों को जो है ना, उन्हें बच्चे से जो है ना पानी मंगाते, पानी पिलाता, उन्हें उसकी मालिश करता टीचर की, पढ़े वढ़े कुछ भी नहीं है, बस ये चलते रहता हूँ स्कूलों में जो है ना। और तनख्वाहें फिर क्या हिसाब से गवर्नमेंट बढ़ाती है इनको, मैं तो बोल रहा हूँ इनको जो है ना बराबर सैलरीज को रोकना चाहिए, इनका जो प्रमोशन है प्रमोशन को रोकना चाहिए, ये खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे जना। डिमोशन तो आप नहीं कर सकते, अदालत को चलाएंगे लोग, तो प्रमोशन को रोक दीजिए आप। नहीं, ऐसे भी टीचर्स हैं सिद्दीक साहब जो अपने बच्चों को पर जिस तरह तवज्जो देते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वो दूसरों पर तवज्जो देते हैं, उनके साथ रहम का मामला करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। है बहुत कम है, लेकिन इसकी शराब बहुत कम है, डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएंगे। नहीं, सिटी में भी है, सिटी में भी है वैसे तो, लेकिन मिल जाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। सीरियस टीचर्स का परसेंटेज हमेशा आप देखेंगे अच्छे लोगों का परसेंटेज कम ही होता है। तो वैसे ही यहाँ भी वैसी केसेस है जरा। तो कोई भी पॉलिसी जो अडॉप्ट करेंगे आप, उनको नुकसान ना हो, ऐसा करें आप कि उनको नुकसान ना पहुंचे, बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है। जी बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि मरकज़ी वज़ीर हरदीप पुरी ने कहा है कि उन्होंने एक मरतबा ही वो भी डेलीगेशन की शक्ल में एप्स्टीन से मुलाकात की थी। एप्स्टीन कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। जेफ एप्स्टीन ये एक यहूदी है, और आपको ये बता दूं कि एक मैथ्स टीचर, क्योंकि टीचर्स की बात चल रही है, तो किसी स्कूल में रियाजी का ये टीचर हुआ करता था, और उसके बाद अचानक फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया, फिर उसके बाद दलाल बन गया। और आपको बता दूं कि ये दलाल क्या करता था, ये छोटे छोटे बच्चों का, यानी 14 साल और 16-17 साल की जो बच्चियां होते थे, 18 साल से कम उम्र के बच्चियां होते थे, उनका इस्तेसाल किया करता था। ये कहा जाता था बच्चों से, एक बच्ची से कहा जाता था कि अगर आप दूसरी बच्ची को लाएंगे तो फिर समझिए कि आपको कमीशन दिया जाएगा, और जो बच्ची आएगी उसे ये कहा जाता था कि आप मसाज करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो उसे, और यह गंदे जो मैसेजेस होते हैं अगर आप डालेंगे तो आपको $200 से लेकर $300 दिए जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये बच्चियां वहां पर जाती थी, उनका जिनसी इस्तेसाल किया जाता था, और फिर उनको आप बहैसियत एक करेंसी के इस्तेमाल किया जा रहा था। एलिट जो हमारा तबका है, यानी हुक्मरान हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजरीन हैं, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, उनको ये दावतें किया करता था, उनको ये लड़कियां सप्लाई किया करता था, छोटे बच्चों का भी जिनसी इस्तेसाल हुआ करता था। तो बहरहाल ये दलाल के बारे में कहा जाता है कि हमारे हरदीप पुरी साहब भी जाकर मिले थे, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इल्जामात की तरदीद की, और कहा कि मैं एक डेलीगेशन की शक्ल में गया था और एक मरतबा ही ईमेल हुआ था, जबकि ये कहा जा रहा है कि 3 मरतबा इनकी मुलाकात हुई है। और दूसरी अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इसराइल के पीछे भी उसी दलाल का हाथ था, उससे मशवरा लिया गया, उसके मशवरे पर ही वो इसराइल का दौरा किए, अमेरिका सदर को खुश किया। तो इस तरह की भी बातें आ रही है, लेकिन हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है। लेकिन एक दलाल है, और आपको बता दूं कि इसने 2019 में जब जेल हुई थी उसमें इसने अपने आप का खात्मा कर लिया था, और आपको बता दूं कि ये अरबपति है। जी हाँ, बहुत बड़ा है जो है ना, ये बहुत बड़ा केस है रियाज साहब। ये अगर देखा दुनिया में इस वक्त सारा जो है ना एक भूचाल जलजला आ गया है, इसकी जो फाइल्स लिखने लाखों की तादाद में, अब तक फोटोज हैं, वीडियोस के साथ इसके बड़े बड़े लोग जो है ना इसके साथ शामिल, और अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, और ब्लैकमेल कर रहा है भी, अगर आप देखेंगे उसमें नाम है उनका, ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारा सियासी कैरियर तबाह कर दूंगा। अच्छा, खास बात है कि ट्रम्प हर फोटो ट्रम्प साथ साथ है उसके जो है। जी हाँ। तो फिर उसका क्या करेंगे, ट्रम्प का क्या करेंगे? ट्रम्प पे कोई लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि ट्रम्प का कारोबार भी आप देखेंगे, कैसीनोज वगैरह, इस तरह की आम चीजें हैं ट्रम्प के लिए, कोई खास बात नहीं है, वो बिजनेस है। जी हाँ, और यहाँ की इंडस्ट्रीज का भी नाम है उसमें, जाना जो भी गए हुए, उनको भी ऑफर किया गया, वो लिखा हुआ है उसमें। बिल्कुल, तो आपको किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये तक भी आ गया है उसमें। इतनी जो है ना बदअखलाकी, इक़्तिदार में गिरावट आ गई। बताइए जो है ना कि जाके पैसे वाले लोग जो है ना उसके पैर हाथा पड़े, और वो ऐसा शख्स जो बच्चियों का इस्तेसाल करा, जिनसी दलाल है भाई, दलाल किस्म का ब्रोकर है, इंतहाई जलील, उसकी चेहरा देखेंगे तो आप कराहियत महसूस करेंगे। ऐसा शख्स है वो जो है ना, उसके पास जाके जो है ना लोग उसका आशीर्वाद ले रहे हैं, जो है ना उसका अपना ओन आइलैंड है, उसके पास लग्जरियस घर है, उसका सब कुछ है, जाके लोग जो है ना उसका आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो बताइए कि इन्हें अखलाकी अकदार कहाँ चले गए रियाज साहब इनके, किधर बदअखलाक लोग होंगे, इनके पास ना मैनर्स है ना कैरेक्टर्स है। आप महज उसका जो है ना जाके जो है ना उसके जी कर रहे हैं, आप उसका जो है ना उसका आशीर्वाद ले रहे हैं आप जाके। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बहरहाल इस तरह के लोगों को मैं समझता हूँ कि माशरे में कोई मुकाम नहीं देना चाहिए, और माशरे से इनका वजूद मिटा देना चाहिए। और यकीन मानिए कि कैसे कैसे प्रिंस एंड्रयू, अब तो प्रिंस नहीं रहा बेचारा, बरतानिया का एंड्रयू, वो भी इसमें फंसे हुआ है। बिल्कुल, कई बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं कि मैं मतलब वो क्लियर नेम्स हैं उसके अंदर, कौन कौन गए, उसके पास फोटोज है, सब बैठे हुए हैं, उसके साथ फोटोज दिए गए, उसने क्या कहा, इसने क्या जवाब दिया, वो भी हर चीज जो है ना। और अमेरिकन
जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसने तकरीबन 30 लाख ऐसे ईमेल्स या दस्तावेजात जारी किए। जी हाँ, बताइए ऑफिशियली तौर पे वो रिलीज कराएगी। अब जब और निकलेंगे तो आप देखिए। जी हाँ, वरना फिर ट्रम्प कहेगा कि मैं तुम्हारा सियासी कैरियर तबाह कर सकता हूँ, नहीं करना चाहूंगा, इस तरह ब्लैकमेल करते रहेगा। बिल्कुल करते रहेगा। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है हल गए उन्होंने पूरी तरीके से, उन्होंने बोले कि मैं परेशान हूँ, ये क्या कर दिया इन्हें जो है ना। तो मतलब अगर गीरत शर्म रही तो आप खुद हट जाते, रिजाइन दे देना चाहिए आपको। अरे उसमें ज़र्फ था, और उसमें मैं समझता हूँ कि अब जैसे बरतानिया के वजीर आजम है स्टारमर, उनका रास्त उसमें ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनका जो वजीर फाइनेंस था और अमेरिका में जो सफीर था बरतानिया का मेडल्सन, ना इधर का ना उधर का, बीच इधर का था वो। इसका मतलब आप समझिए होंगे। तो बहरहाल उसका शौहर भी है, ये खुद आदमी है, इसका भी शौहर है, और शौहर और इन दोनों ने मिलकर, शौहर की उम्र 27 साल छोटी है इससे। तो आपको बता दूं कि उसने एप्स्टीन के साथ ना सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उसे एप्स्टीन ने तकरीबन 75,000 पाउंड रवाना किए थे, और जैसे ही ये मालूम हुआ उसने लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस कदर बदतरीन शख्स जिसका शौहर है वो इस्तीफा देता है जर्फ के मारे और इज्जत के मारे, शर्म के मारे। तो और यहाँ पर अपने कितने बेशरम लोग हैं आप अंदाजा लगाइए। तो कहने का मतलब ये है कि स्टारमर ने उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ये क्या सराहियां की जा रही है कि वो रिजाइन दे देगा, और शबाना महमूद जो है वो वजारत इज़्मा पर फायज होंगी। और आपको ये बता दूं कि ऋषि सोनिक जो हिंदुस्तानी निजाद है, नारायण के जो दामाद हैं, तो आपको बता दूं कि वो भी वज़ीर आज़म रहे। जी बिल्कुल रहे। और ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक पिस्तौल उसके हाथ में होता है जी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो क्रिएट की गई है, जनरेटेड जो वीडियो है, उसमें वो रिवॉल्वर लेता है या बंदूक लेता है, और दो मुसलमानों की तरफ उसका निशाना होता है, पॉइंट ब्लैंक पे शॉट जो है वो है, करीब से वो गोली मारने की कोशिश करता है। अरे ये लेके मैं समझता हूँ कि कानून की गोली चला देनी चाहिए। बिल्कुल रियाज साहब, देखिए आप मतलब कि इनका ज़र्फ बोलिए कि इन्हें कितना एम्ब्रास हो के प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पे स्टारमर की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, इन्हें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो शर्म है जी, शर्म है उनमें, हया है, जरी भी उसको बोल सकते हैं आप, ज़मीर है, तो बोरा कहने मैं रिजाइन कर देता हूँ जाना, ये होना चाहिए। अगर देखा जाए तो इनमें शर्म हया हो तो नाम लेती फौरन से हट जाना चाहिए आप पौधों से। अरे हद तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर संजीव भट्ट आईपी ऑफिसर ने इल्जाम आयद किया कि गुजरात फसादात में इनका हाथ था। तो आप देखेंगे आज वो जेल की सजा काट रहा है। बिल्कुल, बेचारा वो खाली बोल के जो है ना, बेहतरीन शख्सियत, हिंदुस्तान की मुहिब वतन शख्सियत, हिंदुस्तान का हीरो है वो। बिल्कुल एक सेकुलर आदमी जो है ना, इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर है, क्या वो ऐसे ही बेवकूफी करेगा? सवाल ही क्या वो झूठ बोलेगा? क्या वो टोनी ब्लेयर है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं जो है ना, बिकाऊ नहीं है लोग। जमीर की बात पे बात करते हैं लोग, चाहे जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन जो हक की बात है ना वो बराबर करेंगे लोग। अरे आपने उसके जो उनके संजीव भट्ट के जो बेटा है, उन्होंने जिस अंदाज में लिखा, उनकी 61वीं सालगिरह थी, उन्होंने कहा कि पापा आप 8 वर्षों से अपनी जेल में सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन आपका जो हौसला है वो यकीनन बहुत ज्यादा मजबूत है। और इस तरह के जो लोग हैं आएंगे, पॉलिटिशियंस जो आएंगे, ये जो है दलाली जो करते हैं, फिरका परस्ती करते हैं, वो आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखते, आपके पैरों की धूल नहीं है। बिल्कुल आयरन मैन बोल सकते हैं इनको, जो है ना कि वो लोग ज़रा से टच से मस नहीं होते, क्योंकि अपना जो इंस्टेंस है उस पर कायम रहते लोग। बिल्कुल सही कहा है। और बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।